ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं इनडिटरमिनेसी। इनडिटरमिनेसी नेक्स्ट आपका है इनडिटरमिनेसी। इनडिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी की बात करते हैं अपन। देखिए इनडिटरमिनेसी क्या है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एंड काइनेटिक, दो टाइप की आपकी इनडिटरमिनेसी होती है। इनडिटरमिनेसी आपकी कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की आपकी इनडिटरमिनेसी होती है, एक तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एंड एक होती है काइनेटिक इनडिटरमिनेसी। एक होती है आपकी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एंड एक होती है आपकी काइनेटिक इनडिटरमिनेसी। काइनेटिक इनडिटरमिनेसी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एंड एक होती है आपकी काइनेटिक इनडिटरमिनेसी। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आपकी क्या होती है, ये होती है रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम, रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर। सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड होती है, ये रिलेटेड होती है आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड। ये होती है रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम एंड ये होती है आपकी रिलेटेड टू द ज्योमेट्री। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्टैटिक एक तो होती है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, एक होती है इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, देखो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होती है, रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम। ये किससे रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम, रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम, रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम। काइनेटिक इनडिटरमिनेसी आपकी क्या होती है, रिलेटेड टू द ज्योमेट्री, रिलेटेड टू द ज्योमेट्री। स्टैटिक होती है रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम और काइनेटिक होती है रिलेटेड टू द ज्योमेट्री। ठीक है, अब जो स्टैटिक ये रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम है, ये आपकी दो टाइप की होती है स्टैटिक, एक तो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और एक होती है काइनेटिक, एक तो होती है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, एक तो होती है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और ये होती है आपकी काइनेटिक स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। एक तो आपकी क्या होती है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और एक होती है आपकी काइनेटिक स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, ये आपकी, इसको अपन किससे लिखते हैं, स्टैटिक को इसको लिखते हैं ds से और एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी को ds से, किससे, ds से। और काइनेटिक स्टैटिक इनडिटरमिनेसी को लिखते हैं ds से, है ना। ये काइनेटिक नहीं है, सॉरी, ये इंटरनल है ना, ये एक्सटर्नल और ये एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और एक काइनेटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एंड ये होती है आपकी इंटरनल स्टैटिक एंड ds और ये आपकी हो जाएगी ds i, ये आपकी हो जाएगी ds एंड ये आपकी हो जाएगी ds i, ये आपकी हो जाएगी ds के काइनेटिक इनडिटरमिनेसी, ये हो जाएगी रिलेटेड टू द ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए, अगर आपको टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, दोनों का समीशन हो जाएगा, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एंड इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, समीशन आपका हो जाएगा। तो अगर आपको टोटल ds निकालनी है, टोटल ds की अगर हम बात करते हैं तो टोटल ds आपका क्या हो जाएगा, यहां पे चलिए, टोटल ds e प्लस dsI, यह आपकी टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी हो जाएगी, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एंड इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, यह आपकी हो जाएगी टोटल।
DS स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और काइनेटिक इंडिटरमिनेसी आपकी ये डी के है रिलेटेड टू द ज्योमेट्री। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या दिखाता है आपको? डिग्री ऑफ फ्रीडम। किस चीज को शो करता है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करता है। किस चीज को शो करता है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? मतलब मान लो किसी स्ट्रक्चर की आपकी है ना डीके, काइनेटिक इंडिटरमिनेसी 4 है, इसका मतलब उस स्ट्रक्चर में 4 जगह से आपका डिस्प्लेसमेंट अलाउड है। ठीक है, वो 4 तरीके से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, DSE की अपन बात करते हैं। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की अपन बात करते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? DSE, है ना। DSE देख रहे हैं अपन, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? DSE की अपन बात कर रहे हैं। देखो DS क्या होता है, DSE क्या होता है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है? ये आपकी रिलेटेड होती है किससे? सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड आपकी होती है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड आपकी ये होती है। और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी डेवलप हो रही है माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए आपको कितनी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। सपोज कोई 2D स्ट्रक्चर है, वहां पे आपके मान लो कितनी रिएक्शन डेवलप हो रही है? आपके वहां पे 6 रिएक्शन डेवलप हो रही है, और इक्विलिब्रियम के लिए कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो 6 - 3 = 3 क्या होगी आपकी? एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपकी होगी। तो लिख लेते हैं, इट इज रिलेटेड टू द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर। It is related to the support system of the structure. It is related to the support system of the structure. It is related to the support system of the structure, and it is equal to the 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 total number of independent equal to the total number of independent external reaction, total number of independent external reaction in access to available equilibrium condition, in access to available equilibrium conditions, in access to available equilibrium condition। तो देखो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSE क्या है आपकी? रिएक्शंस टोटल कितनी डेवलप हो रही है आपकी बाहर से, और इक्विलिब्रियम के लिए आपको कितनी चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, उन दोनों को आप माइनस कर दो, तो यही आपकी क्या दिखाएगी? एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को शो करेगा। तो देखिए DSE आपकी क्या हो जाएगा? DSE इक्वल टू RE माइनस E, RE क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। RE क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। RE क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ
total number of external reaction develop, total number of external reaction developed, कितनी आपकी एक्सटर्नल रिएक्शन डेवलप हुई है, ये आपका क्या है आ रही है। और स्मॉल ए आपका क्या है, स्मॉल ए आपका इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल, ये है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल, कितनी आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस चाहिए। अगर आपकी 2D है तो आपको 3 चाहिए, तो Re-3 कर देंगे। अगर आपकी स्ट्रक्चर 3D है तो Re-6 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2D स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, ना। फॉर 2D स्ट्रक्चर, फॉर 2D स्ट्रक्चर, फॉर 2D स्ट्रक्चर DSE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DSE इक्वल टू आपका Re-3 हो जाएगा। DSE इक्वल टू क्या हो जाएगा, Re-3 हो जाएगा। फॉर 3D स्ट्रक्चर, फॉर 3D स्ट्रक्चर, फॉर 3D स्ट्रक्चर DSE इक्वल टू क्या हो जाएगा, Re-6 हो जाएगा, Re-6 आपका हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी, आपकी यहां से हो जाएगी एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। बहुत सिंपल है। अब देखो यहां पे Re क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड एक्सटर्नली, ठीक है। जितनी रिएक्शन डेवलप होगी ना, और ये माइनस क्या करा अपन ने, कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिक्वायर्ड है उस स्ट्रक्चर में, ये ध्यान रखना यहां पे। और मैं लिख देता हूं, जो ए है ना वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड वाली है ना, कि कितनी रिक्वायर्ड है आपकी उस टाइम। हो सकता है 2D है 3 चाहिए, बट उस टाइम आपको 3 की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आपको 2 की रिक्वायरमेंट है, तब आप 2 ही माइनस करोगे, 3 माइनस नहीं करोगे, ध्यान रखना। इसका अपन नोट में लिख लेंगे इसको अच्छे से, है ना। चलिए एक नोट अपन देखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं। नोट देख रहे हैं अपन, देखो क्या नोट है, पहले अपन लिखेंगे फिर इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। इफ स्ट्रक्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली, if structure is consisting, if structure is consisting of only horizontal member, of only horizontal member, then due to the vertical loading, then due to the vertical loading, then due to the vertical loading only horizontal reaction, vertical loading only horizontal reactions at the support, only horizontal reactions at the support, horizontal reaction at the support will not developed, 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 and consequently
and consequently horizontal equilibrium condition and consequently horizontal equilibrium condition will not be available. Horizontal equilibrium condition will not be available. Condition will not be available. Will not be available. देखो ये क्या लिखा है यहां पे, अगर आपकी स्ट्रक्चर में है ना केवल हॉरिजॉन्टल मेंबर है, देन ड्यू टू वर्टिकल लोड ओनली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट दी सपोर्ट विल नॉट बी डेवलप्ड. अगर आपकी स्ट्रक्चर कैसी है, आपकी अगर स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल लोड आपके आ रहा है, तो उस केस में वहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगी. और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी रिक्वायर्ड है आपकी, वहां भी आपको समीशन एफ आई और मोमेंट ही चाहिएगा, समीशन एफ एक्स नहीं चाहिए. ठीक है, उसको सोल्व करने के लिए तो आप माइनस भी कितनी करोगे, वहां पे आप 2 ही माइनस करोगे वहां भी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. अब इसके ऊपर अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपकी चीज क्लियर हो जाएगी. यहां से देखो एग्जाम्पल देखते हैं. क्या एग्जाम्पल है, ये आपकी फिक्स्ड बीम है. कोई कैसी बीम है आपकी, ये फिक्स्ड बीम है. यहां पे लोड लगा हुआ है, ये पॉइंट लोड लगा हुआ है P1 P2. ठीक है, इसकी अपने को निकालना है डीएससी. डीएससी मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी. एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी. तो देखो डीएसई आपकी क्या हो जाएगी, डीएसई क्या हो जाएगी आपकी, डीएसई इक्वल टू आर ई माइनस ई. डीएसई इक्वल टू आर ई माइनस ई. तो देखो आर ई कितनी चाहिए आपको रिएक्शन, आर ई कितनी है यहां पे, आर ई क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शंस डेवलप्ड. ठीक है, कितनी रिएक्शन यहां पे डेवलप हुई है. देखो वर्टिकल आपकी लोडिंग है, तो ये मान लो R1 आपका, ये इस सपोर्ट को मैं ए नाम दे देता हूं और इस सपोर्ट को मैंने क्या नाम दिया है, बी नाम दिया है. तो यहां पे रिएक्शन क्या हो गई आपकी, आर ए आपकी रिएक्शन हो गई वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो आएगी नहीं यहां पे. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए कितना हो जाएगा, 0 आएगी नहीं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा ही नहीं है. और मेंबर आपकी कैसी है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है. और यही मेंबर अगर आपकी कैसी होती, कोई फ्रेम होता या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर होती, तब अपन नहीं बोल सकते थे ये कंडीशन. ये केवल कंडीशन किसके लिए वैलिड है, हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए ये कंडीशन आपकी वैलिड है. ठीक है, तो आर ई क्या हो जाएगा आपका, देखिए आर ई नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड. आर ई यहां पे क्या है आपका, नंबर ऑफ रिएक्शंस डेवलप्ड. आर इक्वल टू, देखो यहां पे कितनी रिएक्शन आएगी आपकी, या आर ए हॉरिजॉन्टल 0, मोमेंट भी आएगा ना, मोमेंट मान लेते कितना आ रहा है, एम ए आपका मोमेंट आ रहा है यहां पे. यहां देख लेते अपन, यहां वर्टिकल रिएक्शन कितनी होगी, आर बी, और मोमेंट आपका कितना हो जाएगा, एम बी, आर बी एंड एम बी. तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी डेवलप हुई यहां पे, 2 यहां पे और 2 यहां पे, 2 यहां पे एंड 2 यहां पे. तो कितनी रिएक्शन आपकी डेवलप हो जाएगी, 4 रिएक्शन हो जाएगी यहां पे, है ना. 6 नहीं होगी यहां पे, 3. वैसे सपोर्ट पे कितनी होती है आपकी रिएक्शन, 6 रिएक्शन होती है सपोर्ट पे, 3 यहां पे 3 यहां पे. बट ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहां भी नहीं होगी और यहां भी. एच बी भी कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी ना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपकी डेवलप होगी नहीं यहां पे. अगर आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं डेवलप होगी तो अपन रिएक्शन कितनी डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4. तो 4 या फिर 2 यहाँ पे या 2 यहाँ पे, 4 आपकी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड हो गई. अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी आपकी अवेलेबल है यहाँ पे.
देखो क्या समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो की रिक्वायरमेंट होगी क्या इसको सोल्व करने के लिए? जरूरत ही नहीं है, चाहिए ही नहीं समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, अपन लगाएंगे ही नहीं यहाँ पे समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, लगाएंगे नहीं इसको। तो क्या क्या चाहिए अपने को यहाँ पे? समीशन एफ आई इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट इक्वल टू जीरो, दो ही चाहिए अपने को। तो ए क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल, कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल है यहाँ पे? दो ही है ना, समीशन एफ आई और मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल। तो ds e इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? आर ई माइनस ई, ds e इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर ई माइनस ई। तो ds e देखो आर ई कितना हो रहा है? 4, और कितनी अवेलेबल है इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल? 2। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 2 आपकी एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आपकी यहां पे हो गई। कितनी हो गई आपकी यहां पे? 2 आपकी यहां पे एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी हो गई। अब यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं, वैसे देखिए अपन अगर 3 यहां मान ले 3 यहां मान ले तो 6, 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। वो ध्यान रखना, अगर आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है ना तो वर्टिकल लोड की वजह से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखनी है ना। ये मैंने नोट लिखवाया, फिर अपन ने एग्जांपल भी ले लिया, वहां से आपकी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की। इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है, देख लेते हैं। इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है, चलिए इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, इसको अपन देख लेते हैं। इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, तो केस 1 आपका क्या हो जाएगा? केस 1 2D ट्रेसेस, 2D ट्रेसेस, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की अपन बात कर रहे हैं। तो पहला केस आपका 2D ट्रेस। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी अपन ने देख ली, आर ई माइनस 3 और आर ई माइनस 6, या फिर आर ई माइनस कैपिटल ई और आर ई माइनस कैपिटल ई, ठीक है। ये 2D और 3D के लिए आपका इतना आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी किसकी? इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की। किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की। तो केस 1 आपका क्या हो जाएगा? 2D ट्रेस। 2D ट्रेस, 2D ट्रेस का एक और नाम है, आपको इस नाम से भी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पिन जॉइंटेड फ्रेम। इस नाम से भी आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है, पिन जॉइंटेड फ्रेम। देखो कैसा, ये आपका कोई ट्रस है, मान लो सिंपल ट्रस है, ये एकदम सिंपल ट्रस बोलते हैं इसको ना, पिन जॉइंटेड। यहां मान लो सपोर्ट मान लेते हैं अपन, ये आपका क्या है? सिंपल ट्रस है। तो 2D ट्रस के लिए अपन इंटरनल इनडिटरमिनेसी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो DSI आपका क्या हो जाएगा? DSI टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, मतलब अपन अब क्या कर रहे हैं? इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की बात कर रहे हैं, मतलब मेंबर्स के अंदर जो फोर्स है ना, वो कितना अपने पास अननोन फोर्स है, उसकी अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। मेंबर्स के अंदर कितना फोर्स आपका अननोन है। अब देखिए जितने नंबर ऑफ मेंबर है ना, देखो ट्रस की जो मेंबर है ना, उसके ऊपर फोर्स कौन सा आता है? या तो टेंसाइल फोर्स आएगा या फिर कंप्रेसिव फोर्स आपका आएगा।
ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मेंबर है उतने नंबर ऑफ आपकी इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, माइनस आपकी है ना इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी अवेलेबल है। ठीक है, उन इंटरनल रिएक्शंस को सोल्व करने के लिए, इंटरनल फोर्सेज जो जनरेट हो रहे हैं ना, जिनकी वैल्यू अपने को नहीं पता, उनको सोल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं, डीएसआई आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, इंटरनल रिएक्शन बोल दो या फिर इंटरनल फोर्स बोल दो। जैसे यहां पे कितने इंटरनल फोर्स है, जितने नंबर ऑफ मेंबर है, तो कितनी मेंबर है यहां पे, 3 मेंबर है यहां पे, तो फोर्स भी कितनी हो गई यहां पे, 3 अननोन फोर्सेज हो गए, या फिर 3 अननोन रिएक्शंस बोल दो, इनको इंटरनल रिएक्शन बोल दो या फिर इंटरनल फोर्सेज हो बोल दो। तो डीएसआई आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन। डीएसआई आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल फॉर इंटरनल रिएक्शन, माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल फॉर, माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल फॉर इंटरनल रिएक्शन, अवेलेबल फॉर इंटरनल रिएक्शन, अवेलेबल फॉर इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, तो डीएसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल फॉर इंटरनल रिएक्शन। इंटरनल रिएक्शंस के लिए कितने आपके इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डीएसआई हो जाएगा यहां पे। तो डीएसआई की बात करते हैं। ठीक है, इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, तो डीएसआई, तो डीएसआई आपका कितना हो जाएगा, इंटरनल कितनी रिएक्शन आपकी है माइनस अवेलेबल कितनी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है इंटरनल, इनको सोल्व करने के लिए, तो आर आई माइनस ए आई। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन आर आई क्या होता है, आर आई इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन। ये किसके बराबर होता है ट्रस के केस में, इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट, किसके बराबर होता है ये, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट में कितने नंबर ऑफ मेंबर है आपके, ठीक है, उसके बराबर क्या हो जाएगा आपका इंटरनल रिएक्शन यहां पे हो जाएगी, उसके बराबर आपकी क्या हो जाएगी इंटरनल रिएक्शन यहां पे हो जाएगी। चलिए अब देखिए यहां पे क्यों होती है इसके बराबर, मान लो ट्रस्ट में आपके 10 मेंबर है, तो ट्रस्ट में कौन सा फोर्स आता है आपका, या तो कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल फोर्स, दो ही फोर्स आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ मेंबर है, मान लो 10 मेंबर है, तो हो सकता है 7 में टेंसाइल और 3 में क्या गया कंप्रेसिव। तो जितने आपके नंबर ऑफ मेंबर है ना, उतने आपके नंबर ऑफ फोर्सेज होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस आपकी उतनी ही आएगी। ठीक है, तो आर आई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, या फिर जो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट आपका क्या हो जाएगा, आर आई आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे ट्रस्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट्स की अपन बात करते हैं। मान लो आपका ये जॉइंट है, ये आपका कोई जॉइंट है, और इस पे जो फोर्स है ना, वो मान लेते ट्रस्ट के जो मेंबर है ना, ऐसे कोई फोर्स आ रहा है, इधर मान लिया P1, इधर मान लिया कितना P4, इधर मान लिया अपन ने P2, इधर मान लिया अपन ने कितना P3, और इधर मान लिया अपन ने कितना P5, और इधर मान लो ऐसे P6 ऐसे आ रहा है। ये ट्रस्ट का कोई जॉइंट है, इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट की अपन बात कर रहे हैं कि कितनी
जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी अवेलेबल है। ये क्या है? जॉइंट ऑफ द ट्रस। ये क्या है आपका? जॉइंट्स ऑफ द ट्रस। ये क्या है आपका? जॉइंट ऑफ द ट्रस। ट्रस का कोई जॉइंट है आपका, ये जॉइंट्स ऑफ द ट्रस। अब देखो यहां पे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट, यहां पे एक जॉइंट के ऊपर कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन लगा सकते हैं ट्रस के जॉइंट पे? देखिए यहां पे ये ट्रस का जॉइंट है ना, तो इन फोर्सेज की अपन मान लेते हैं एंगल। हर फोर्सेज का अपन एंगल मान लेते हैं। जैसे मान लो इसका एंगल यहां से कितना है 90, इधर और फोर्स मान लेते हैं अपन, एक और फोर्स ये मान लिया P7। हॉरिजॉन्टल के साथ अपने एंगल मान लेते हैं हर फोर्स का। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो फोर्स P1 का है, ये रहा P1, इसका एंगल कितना है? अलग पेन से शो कर देता हूं, θ1। P2 फोर्स का है, ये रहा, इसका एंगल यहां से कितना मान लिया? θ2। P3 फोर्स ये रहा, इसका एंगल कितना है? θ3। P3 का, P4 का है, P4 का एंगल कितना हो गया यहाँ पे? θ4 0, इसी के पैरेलल हो गए। तो P5 कहाँ है? ये रहा, ये P5 का एंगल कितना मान लिया अपने? θ5। P6 का है, ये रहा P6 का एंगल कितना हो गया? θ6 90 डिग्री। और P7 का आपका एंगल कितना हो गया? θ7 इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपके क्या हो गए? एंगल हो गए। अब अगर आपकी इसकी इक्विलिब्रियम देखोगे ना जॉइंट की, तो आप क्या लगाओगे इस पे? कुछ सोच के देखो। समीशन Fx इक्वल टू 0 और समीशन Fy इक्वल टू 0 कर दीजिए, आप यही लगाओगे। तो क्या लगाओगे यहां पे? समीशन Fx इक्वल टू 0 एंड समीशन Fy इक्वल टू 0, ये आप लगा दोगे एक जॉइंट के ऊपर। मतलब एक जॉइंट के ऊपर आपके यहां पे दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल है। एक जॉइंट के ऊपर कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल है? यहां पे दो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास में एक जॉइंट के लिए अवेलेबल है। अब देखो यहां पे आपके पास में मान लो J नंबर ऑफ जॉइंट है, या फिर ऐसे मान लो एक जॉइंट पे कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल है? यहाँ पे 2। अगर आपके पास में 5 जॉइंट है तो कितनी अवेलेबल होगी? 10। 10 जॉइंट है तो कितनी अवेलेबल होगी? 20। ठीक है, तो मतलब J नंबर ऑफ जॉइंट है ना, तो कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल हो गया आपकी एक जॉइंट पे? 2 टाइम ऑफ J। जितने आपके नंबर ऑफ जॉइंट है ना, उनकी दोगुनी आपकी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी अवेलेबल। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं अपन। फॉर द 2D ट्रेस, for the 2D truss, for the 2D truss, two equilibrium condition, for the 2D truss, two equilibrium, for the 2D truss, two equilibrium conditions, two equilibrium conditions are available. Two equilibrium conditions are available for each joint. For each joint, हर एक जॉइंट के लिए कितनी इक्वेशंस आपकी अवेलेबल है? 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपकी हर एक जॉइंट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, फॉर J नंबर ऑफ जॉइंट्स, फॉर J नंबर ऑफ जॉइंट्स there will be 2J equilibrium, there will be 2J equilibrium conditions, there will be 2J equilibrium conditions are available. ठीक है, अब देखो एक जॉइंट पे आपको कितनी इक्वेशंस इक्विलिब्रियम की अवेलेबल है? 2। समीशन Fx इक्वल टू 0 एंड समीशन Fy इक्वल टू 0। अब आप देखिए नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं आपके यहाँ पे? J नंबर ऑफ जॉइंट है, तो कितनी चाहिए टोटल? 2J आपकी अवेलेबल होगी। अब देखो हर एक जॉइंट की बात करता हूं मैं। देखो सिंपल ट्रस का एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे किसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं? यहाँ पे सिंपल ट्रस का एग्जांपल ले रहा हूं। ये आपका सिंपल ट्रस का एग्जांपल है यहाँ पे। अब देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन DSI की, तो देखो इसकी DSI आपकी कितनी हो जाएगी? RI मेंबर के अंदर अननोन फोर्सेस माइनस EI, ये लिखते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे DSI इक्वल टू RI, 3 मेंबर है तो कितनी अननोन हो गई आपकी? M ही लिख दो आप, है ना। M क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ
मेंबर्स। अब देखो ए आई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल आपके पास में कितनी, यहाँ पे ए आई क्या है आपके, यहाँ पे ए आई क्या है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल। अब देखिए डीएसआई की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करें, डीएसआई एम माइनस ए आई, ए आई एक जॉइंट पे कितनी है 2j, एक जॉइंट पे कितने हैं 2j। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जॉइंट है, 3 नंबर ऑफ जॉइंट है, तो कितनी हो गई यहाँ पे, इस वाले केस की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वेशन कितनी अवेलेबल होगी 6, है ना। अगर 3 जॉइंट है और एक जॉइंट पे अगर 2 है तो 3 इंटू में 2 कितनी होगी 6 होगी। अब आप यार खुद देखिए 6 में से सपोर्ट के ऊपर जो रिएक्शन है ना, वो तो एक्सटर्नल के अंदर भी अपन काम में ले चुके हैं ना, वो तो उनको तो माइनस करना पड़ेगा। आप 2 बार थोड़ी ना कंसीडर करोगे उनको 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते अपन, तो सपोर्ट के ऊपर है तो देखो 2j माइनस क्या करूंगा मैं, फिर 3 कर दूंगा। ये 3 क्यों माइनस करा है, 3 इसलिए माइनस करा है कि सपोर्ट के ऊपर जो रिएक्शन है, अगर 2D ट्रस है तो सपोर्ट के ऊपर आपकी जो रिएक्शन है ना, उनको आप माइनस करना ही पड़ेगा। अगर कोई 2D स्ट्रक्चर है, ट्रस कि हो जाए या फ्रेम हो जाए, है ना, अपन अभी जनरल केस की बात कर रहे हैं, तो कितनी 2D के अंदर आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल होती है, 3 होती है ना, तो m माइनस 2j माइनस 3 आपकी हो जाएगी, m माइनस 2j माइनस 3 आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे इसको लिख लें अपन, आउट ऑफ 2j कंडीशंस, आउट ऑफ 2j इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, आउट ऑफ 2j इक्विलिब्रियम, out of 2j equilibrium equations, out of 2j equilibrium equations, out of 2j equilibrium equations, 3 used at the support, 3 used at the support, 3 used at the support, 3 used at the support to compute external reaction, to compute external reaction, to compute external reaction, ठीक है। तो 2j में से 3 अब आप काम में ले चुके हो, तो रिमेनिंग अवेलेबल इक्वेशंस टू कंप्यूट इंटरनल रिएक्शन। अब रिमेनिंग कितनी बची है, रिमेनिंग equilibrium equations to compute the internal reactions, to compute the internal reaction, तो कितनी हो जाएगी 2j माइनस 3, इतनी रिमेनिंग बची है 2j माइनस 3। सो डीएसआई की अगर मैं बात करूं तो डीएसआई क्या हो जाएगा अपना, m माइनस 2j माइनस 3, ये आपका डीएसआई हो जाएगा। m यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, m यहां पे क्या है आपका, नंबर ऑफ मेंबर्स, और 2j माइनस 3 आपका क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल। ये आपका क्या हो जाएगा 2j माइनस 3 हो जाएगा। ये तो किसकी बात कर ली अपन ने, 2D ट्रस के लिए इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपकी ये आएगी m माइनस 2j माइनस 3, ये कैसे आई वो भी अपन ने देख लिया है। अब बात करते हैं अपन आगे केस 2, केस 1 अपन ने देखा 2D ट्रस, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 आपका क्या हो जाएगा 3D ट्रस, केस 2 आपका हो जाएगा 3D ट्रस, 3D ट्रस क्या हो जाएगा P
पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, 3D ट्रस आपका क्या हो जाएगा, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, ये क्या हो जाएगा आपका 3D ट्रस। इसका पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ट्रस है ना तो ट्रस को पिन जॉइंटेड भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस कितनी हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स आपके, तो जितने नंबर ऑफ मेंबर 2D में m उतने ही क्या होंगे 3D में होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस तो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मेंबर के बराबर हो जाएगी, और नंबर ऑफ मेंबर आपके कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इक्वल टू m, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन कितनी हो जाएंगी आपकी, m हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन m हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए यहां पे एट वन जॉइंट, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी अवेलेबल है एक जॉइंट पे, है ना, अगर मैं बात करता हूं ना एट वन जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस, एट वन जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल, एट वन जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल इक्वल टू 3। तो कौन कौन सी हो जाएगी, देखो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ आई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगी आपकी 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर 3D ट्रस की अपन बात करते तो 3 आपकी क्या हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी अवेलेबल हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पे ट्रस की बात कर रहे हैं तो 3 आपकी अवेलेबल हो गई, एक जॉइंट पे आपकी 3, मान लो आपके पास में 15 जॉइंट है तो 3D के लिए कितनी अवेलेबल इक्वेशंस आपकी अवेलेबल हो गई 3D ट्रस में, 15 इंटू में 3 45 हो गई। ठीक है, अगर आपके पास में जे नंबर ऑफ जॉइंट है तो कितनी आपकी हो गई 3 इंटू में जे। अब 3 इंटू जे में से आप कितनी काम में ले चुके हो, 3 इंटू जे में से जब आपने एक्सटर्नल रिएक्शन से आपने कैलकुलेट करी थी तब आपने जॉइंट पे काम में ले ली ना, और कितनी काम में ले ली 6 आप ऑलरेडी काम में ले चुके हो जब आपने एक्सटर्नल रिएक्शन सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन कैलकुलेट करी थी, तो वो तो अपने को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उस टोटल नंबर ऑफ जॉइंट में सपोर्ट वाला जॉइंट भी तो आ गया ना, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट में सपोर्ट वाला जॉइंट भी आपने ले लिया है, तो उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना ही पड़ेगा उसको तो। ठीक है, तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ आई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट, तो 3 एक जॉइंट पे है, तो देखने अपन एट वन जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल इक्वल टू कितनी है 3 है। लिखते हैं अपन इफ जे नंबर ऑफ जॉइंट्स then total equilibrium conditions available for 3D test equal to 3J। ठीक है, अब इस 3J के अंदर से आउट ऑफ 3J 6 रिएक्शंस आर यूज्ड टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, आउट ऑफ 3J 6 reactions are used to find out support reaction, 6 तो काम में आ चुकी है ऑलरेडी, तो रिमेनिंग इक्विलिब्रियम
remaining equilibrium conditions, remaining equilibrium conditions, remaining equilibrium conditions available, तो रिमेनिंग कितनी बच गई आपकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कितनी बच गई, 3 इंटू में जे थी एक जॉइंट पे, उसमें से 6 को आप माइनस कर दो, 3 इंटू जे में से 6 को माइनस कर दो, सो डीएसआई आपकी कितनी हो जाएगी अब, सो डीएसआई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एम माइनस 3J माइनस 6, ये आपकी क्या होगी 3D ट्रस के लिए डीएसआई होगी।